दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। क्या बड़े दिनों बाद आपको भी कहीं दूर से बुलडोजर की आवाज आ रही है? क्या वाकई उसके गरजने की आवाज आपको सुनाई दे रही है? क्या वाकई उत्तर प्रदेश में बुलडोजर जस्टिस का नया राउंड शुरू होने वाला है? क्या इसे न्याय का लोकप्रिय सिद्धांत मान लिया जाए कि कोई भी दंगा फसाद करने वाला अगर कानून की धाराओं से नहीं सुधरेगा तो वो बुलडोजर से ही सुधरेगा? बरेली में जुमे के दिन आई लव मोहम्मद कैंपेन के नाम पर हिंसा भड़काने वाला तौकीर रजा जेल भेजा जा चुका है, लेकिन अब उसके शागिर्दों का दमखम तोड़ा जा रहा है। तो क्या बरेली में इंसाफ का योगी मॉडल फिर से एक्टिव हो रहा है? क्या उपद्रवियों का हिसाब किताब बुलडोजर से ही होगा? आपके सामने तस्वीरें रखते हैं। पहली तस्वीर बरेली में बुलडोजर एक्शन की है। पहला बुलडोजर तौकीर रजा के रिश्तेदार के अवैध ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन पर चला। दूसरी तस्वीर बरेली में बवाल के आरोपी ताजिम की है। मुठभेड़ में पुलिस की गोली सीधे ताजिम के पैर में लगी। हिंसा के आरोपी को सीधे चलने लायक नहीं छोड़ा गया। तीसरी तस्वीर बरेली में हमसफर बारात घर की है। बरेली विकास प्राधिकरण से इसे सीज कर दिया गया। इन तीनों एक्शन का सीधा संबंध तौकीर रजा से है। पुलिस से झड़प करता यह शख्स, जिसकी तस्वीरें अब आप देख रहे हैं, मोहसिन रजा है, जो तौकीर रजा का रिश्तेदार है। मोहसिन आग बबूला हो गया क्योंकि इसका रिक्शा चार्जिंग स्टेशन बुलडोजर से गिरा दिया गया है। बरेली विकास प्राधिकरण के मुताबिक ये स्टेशन नगर निगम के नाले पर अवैध रूप से बना था, इसीलिए इसे गिरा दिया गया। ये बुलडोजर एक्शन उस वक्त हुआ जब बरेली पुलिस ने जुमे के बवाल में मोहसिन को भी संदिग्ध पाया, लेकिन मोहसिन बचाव में कहता रहा कि वो तौकीर रजा का करीबी नहीं बल्कि दूर का रिश्तेदार है। उसने विक्टिम कार्ड भी खेला कि इस एक्शन की असली वजह तो उसका मुसलमान होना है। तौकीर से मेरा कोई वास्ता नहीं है, ना था। 2005 में मैं इत्तेहाद मिल्लत छोड़ चुका हूँ, मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं। अब ये उन्हीं के कहने से हो रहा है, ये जो कुछ हो रहा है भाई, मेरे से कोई वास्ता नहीं तौकीर मियां से, और जबरदस्ती आप मेरे पर इन्होंने चलान उसी के कहने से करा। ये माना जा रहा है तौकीर रजा की पलटन के जितने भी मेंबर हैं, बारी बारी उन सभी का नंबर आएगा और तौकीर के सारे शागिर्दों की लिस्ट बनाई जा चुकी है। योगी सरकार के एक्शन की दो और तस्वीरें दिखाते हैं। ये जो हमसफर बारात घर सीज किया गया है, ये भी तौकीर के करीबी शराफत खान का है। बरेली विकास प्राधिकरण ने इसे भी अवैध पाकर ताले जड़ दिए। तौकीर के करीबी डॉक्टर नफीस की दुकान पर भी बीडीए ने नोटिस चिपका दिया। आरोपी की तौकीर के इस खासम खास डॉक्टर ने 37 दुकानें अवैध रूप से बनाई। बुलडोजर यहां भी आना तय माना जा रहा है। डॉक्टर नफीस का नाम भी जुमे की हिंसा में शामिल है। आरोप है कि आई लव मोहम्मद के नाम पर भीड़ को इकट्ठा करने और फिर हिंसा के लिए भड़काने के प्लान में डॉक्टर नफीस भी तौकीर रजा के साथ शरीक था। जुमे की नमाज के बाद भीड़ जुटाने के लिए डॉक्टर नफीस ने भी कई भड़काऊ व्हाट्सएप मैसेज किए थे। 26 तारीख को घटनाक्रम हुआ था, यह बरेली में मौजूद रहकर इसके द्वारा मौलाना तौकीर रजा एवं नदीम और डॉक्टर नफीस के साथ में मिलकर ये सारी योजना बनाई थी, षड्यंत्र बनाया था। और ये लगातार व्हाट्सएप के ग्रुप्स पर, सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर एक्टिव रहकर ये पूरा घटनाक्रम को अंजाम देने में इसकी एक अहम भूमिका थी। और ऑपरेशन बुलडोजर के साथ ही साथ ऑपरेशन लंगड़ा की भी तस्वीर देख लीजिए। हिंसा के आरोपी ताजिम को पुलिस ने पैर में गोली मारने के बाद गिरफ्तार किया। ताजिम गो तस्करी के मामलों में भी आरोपी रहा है। उसके पास से पुलिस ने एक तमंचा भी बरामद किया है। बरेली हिंसा के बाद यूपी पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन में ज्यादातर लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और इनमें से ज्यादातर लोग तौकीर रजा से सीधे जुड़े हुए हैं।
अब तक 73 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। बंगाल और बिहार से भी आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। यूपी पुलिस ने फिर कहा कि जुमे के दिन आई लव मोहम्मद के नाम पर भीड़ को जुटाने और बरेली को झुलसाना संयोग नहीं बल्कि पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा थी। वीडियो और फोटोज के आधार पर जिन पे कार्रवाई की गई, इसमें मौलाना तौकीर के साथ साथ बहुत सारे तौकीर के एसोसिएट्स जो हैं वो जेल गए हैं एविडेंस के आधार पर। इसी क्रम में जो फोटो और वीडियोज प्राप्त हुए थे उसमें ये भी पाया गया कि इसमें बाहर के भी काफी लोग शामिल थे। इसमें बंगाल बिहार के लोगों की भी पूर्व में गिरफ्तारी सुनिश्चित करके उनको जेल भेजा गया है। इसके साथ साथ न केवल बरेली बल्कि आसपास के जनपदों के लोगों की संलिप्तता भी कुछ सामने आई है। हालांकि सवाल यूपी पुलिस पर भी है कि उसे तौकीर रजा का ट्रैक रिकॉर्ड पता था, तो फिर जुमे के दिन क्या उसे और पुख्ता इंतजाम नहीं कर लेने थे। हालांकि जुमे के दिन पुलिस भीड़ से ये कहकर उन्हें रोक रही थी कि इजाजत नहीं है, आगे मत बढ़ें, लेकिन हिंसा के हफ्ते भर पहले से तौकीर लगातार धमकी भरे बयान दे रहा था, तो पुलिस को और चौकन्ना क्या नहीं हो जाना चाहिए था। आप खुद सुनिए तौकीर रजा किस तरह से लगातार भड़काऊ बयान देता जा रहा था। कुरान पर, रसूल आजम पर किसी किस्म की टिप्पणी करोगे तो अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद अगर ऐसा कोई वाकया होता है तो इसकी जवाबदेही हमारी नहीं होगी, इसकी जवाबदेही उत्तर प्रदेश सरकार और हमारे राष्ट्रीय सरकार की होगी। अगर मुसलमान नाउम्मीद होकर सड़कों पर आ गया तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी। हुकूमत ने संजीदगी से इन तमाम चीजों पर गौर नहीं किया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। एक हफ्ते के बाद इंशाल्लाह, एक हफ्ते का वक्त दे रहे हैं, इसके बाद हम सड़कों पर आने पर मजबूर होंगे, क्योंकि मुसलमान जिस दिन हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए उस दिन देश के हालात कुछ भी हो सकते हैं। तौकीर को गिरफ्तार करके फर्रुखाबाद जेल भेजा जा चुका है, लेकिन आई लव मोहम्मद पर मचा ये घमासान अभी थमा नहीं है, बल्कि जो बाहर हैं वो इसे हवा दे रहे हैं। जमीयत-ए-उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी का ताज़ा बयान सुनिए, जो कह रहे हैं कि मुसलमान हर कुर्बानी देने को तैयार है। हम मुसलमान जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत और उनकी इताअत और इत्तिबा के नतीजे में अल्लाह ताला तक पहुँचे। अल्लाह की मोहब्बत अगर हमें हासिल होगी तो वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से ही हासिल होगी, उसके बगैर नहीं हासिल हो सकती। इसलिए हमारा सब कुछ वही है। तो अगर मुल्क में इस तरह के हालात पैदा करने की कोशिश की जाएगी तो मुसलमान तो हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। मौलाना मदनी ने जो बयान दिया है वो आपने सुन लिया। हालांकि मदनी से ये जरूर पूछा जाना चाहिए कि उनका असल इरादा क्या है। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी आई लव मोहम्मद विवाद की एंट्री हो चुकी है। हिमालय की गोद में मौजूद उत्तराखंड, जिसे देवों की भूमि माना जाता है, यहीं 4 धामों की पवित्र नदियां निकलती हैं। 4 धाम हैं, 4 धामों की स्थली है। गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों का यह स्थल है। ऋषि मुनियों की तपोभूमि धर्म नगरी हरिद्वार भी यही है। लेकिन फिलहाल इस देवभूमि में आई लव पैगंबर का विवाद दस्तक दे चुका है। ये तस्वीरें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की हैं, जहां सोमवार की शाम उत्तराखंड पुलिस ने सड़क पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। पूरे विवाद को समझने के लिए शुरू से आपके सामने कहानी रखते हैं। अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए मुस्लिम समुदाय की भीड़ आगे बढ़ रही थी। रात के वक्त आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से रात का समय था, लेकिन भीड़ लगातार आगे बढ़ती हुई जा रही थी। भीड़ एक लेन को हाईजैक करते हुए बेखौफ आगे बढ़ रही। जाम लगा हुआ है, गाड़ियां आगे नहीं बढ़ पा रही, लेकिन दूसरी तरफ से लगातार नॉन स्टॉप धार्मिक नारेबाजी जारी रही।
शाम बीतने के साथ सड़कों पर मुस्लिम समुदाय की भीड़ जुटने लगी। अलग अलग इलाकों से जुटी भीड़ ब्रह्मपुत्र इलाके में सैलाब में तब्दील हो गई, जहां इसी भीड़ ने पुलिस थाने का घेराव किया, जिसमें युवाओं के साथ ही साथ नाबालिगों और बुजुर्गों की मौजूदगी भी थी। तस्वीरों में नजर आ रहा है पुलिस भीड़ को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन भीड़ मानने को तैयार नहीं दिखती। थाने में घुसने पर यह भीड़ अड़ी रही। जब इन्हें समझाने से भी बात नहीं बनी, हालात बिगड़ने लगे, तो पुलिस लाठीचार्ज को मजबूर हुई। धार्मिक नारेबाजी कर रही भीड़ को खदेड़ा गया, जिसके बाद हालात काबू में आए। दरअसल मुस्लिम समुदाय का ये प्रदर्शन एक युवक की सोशल मीडिया पोस्ट पर था, जिसमें उसने मुस्लिम समाज पर विवादित टिप्पणी की थी। पुलिस ने प्रदर्शन से पहले ही आरोपी युवक को गिरफ्तार कर पोस्ट डिलीट करवा दी थी। आरोपी पर कार्रवाई के बाद भी भीड़ बुलाई गई, सड़कों को बंद किया गया। थाने में जबरन घुसने की कोशिश हुई। सीएम धामी का दावा है कि आला मोहम्मद कैंपेन की आड़ में देवभूमि को अशांत करने की बड़ी साजिश रची जा रही है। त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच में अशांति उपद्रव पैदा करने की एक बहुत सोची समझी साजिश है, और इसके पीछे वही ताकतें हैं जो आज मजबूत होते हुए भारत को देख नहीं पा रही हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत का समर्थन नहीं करती हैं। अब धामी सरकार देहरादून में आधी रात को अराजकता फैलाने की कोशिश करने वाले उपद्रवियों पर भी बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। अब उत्तराखंड से इस खबर से जुड़ी हुई जैसे और जानकारी सामने आएगी आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन एक तरफ हुआ है यूपी में बुलडोजर एक्शन, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जिस पर राजनीतिक विवाद भी काफी ज्यादा गहरा गया है। तो वहीं उत्तराखंड में अब एक नए विवाद ने जन्म ले लिया है और ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हर एक खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। आगे बढ़ते हुए लेकर चलते हैं चुनावी राज्य बिहार की ओर। सबसे पहले वही खबर दे देते हैं जिस पर 3 महीने से बिहार की पूरी सियासत का पारा गर्माता रहा है। तो जैसे बोर्ड की परीक्षाओं से पहले रोल नंबर जारी होते हैं, वैसे ही बिहार चुनाव के रोल नंबर सामने आ गए हैं। चुनाव आयोग ने एसआईआर के बाद अपनी फाइनल वोटर लिस्ट आज जारी कर दी है। बिहार के वोटर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर ये चेक कर सकते हैं कि उनका वोट अधिकार सही सलामत है या फिर नहीं है। यह भी से कहा नहीं जा सकता कि फाइनल वोटर लिस्ट के बाद कथित वोट चोरी को लेकर घमासान और बढ़ेगा या फिर थम जाएगा, क्योंकि इस वक्त सभी पार्टियां तेजी से वोटर लिस्ट के पन्ने पलटने में लगी होंगी। आप भी अंतिम आंकड़ा देखें, जून में जब एसआईआर शुरू हुआ था तब बिहार में 7 करोड़ 89 लाख वोटर थे, लेकिन एसआईआर के बाद ये वोटर घटकर 7 करोड़ 82 लाख हो गए हैं। ये अंतिम आंकड़ा है। एसआईआर की पूरी प्रक्रिया में बिहार में 69,30,000 वोटरों के नाम सूची से हटाए गए हैं, लेकिन नए वोटरों के नाम भी जुड़े हैं और इन नए वोटरों की संख्या 21,53,000 के करीब है। यानी कुल मिलाकर 47 लाख वोटर कम हो गए हैं बिहार में। लेकिन सियासत की गुंजाइश बनी हुई है। चुनावी शोर मचना तय है कि जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं उनमें कितने लोग घुसपैठिए पाए गए हैं। देखिए, किसी का नाम अभी तक नहीं जुड़ पाया हो वोटर लिस्ट में, उनका नाम कैसे जुड़ सके, इस सोच के साथ ही इसका रिवीजन किया जा रहा था। हम लोगों की तो चिंता थी, विपक्ष की ज़्यादा बड़ी है मांग थी, उनको बार बार चिंता थी कि वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है। आज उनकी मांग को जब हम लोगों ने पूरा किया। सवाल है कि 7 करोड़ 31 लाख हो, 21 लाख हो या जो हो, इसमें 65 लाख जो डिलीट किया था उसका क्या हुआ? इसमें इलेक्शन कमीशन को भी और सरकार को बताना पड़ेगा। या कोई बांग्लादेशी हो तो उसका नाम डिलीट हुआ है। उन्होंने बेवजह हंगामा खड़ा कर रखा था, इस मुद्दे को तूल दे रखा था, जबकि इलेक्शन कमीशन निष्पक्षता से काम कर रहा है। ये तय है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में बिहार की चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाएगा। इसके बाद सारा का सारा फोकस टिकटों की रेस पर शिफ्ट हो जाएगा कि कौन कितनी सीटें लड़ता है, किस किस के नसीब में टिकट आएगा और किसका रास्ता कट जाएगा।
चुनावी राजनीति में जितना खेल कई बार विरोधी नहीं बिगाड़ते, उतना अपने ही बिगाड़ देते हैं। इसीलिए बिहार में समझाने बुझाने और सुलह कराने का राउंड भी शुरू हो गया है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह पिछली बार बीजेपी में आकर भी बीजेपी में नहीं थे। लोकसभा चुनाव में उन्होंने एनडीए के ही दिग्गज उपेंद्र कुशवाहा को हरवा दिया था, लेकिन आज बीजेपी ने पवन का मामला सेट कर दिया है। पवन सिंह को कम शब्दों में समझें, जो क्रेज दक्षिण में फिल्मी सितारों का होता है, बस वही जादू बिहार के बड़े हिस्से में, खासकर भोजपुरी बेल्ट में पवन सिंह का है। आज दिल्ली में बीजेपी के नेता पवन सिंह को लेकर उपेंद्र कुशवाहा के घर पर पहुंच गए। वहां पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा का आशीर्वाद लिया। लोकसभा चुनाव में हरवाने के लिए माफी मांगी या नहीं मांगी ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के चेहरे पर चमक दिखाई दे रही थी। कुल मिलाकर मुलाकात अच्छी रही और साफ दिखा कि उपेंद्र को पवन सिंह से इस बार रास्ता ना काटने की चुनावी गारंटी मिल चुकी है। इस मुलाकात के आगे पीछे दो और मुलाकातें हुई हैं। पवन सिंह पहले गृह मंत्री अमित शाह से मिले, बाद में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने गए। माना जा रहा है कि शाह और नड्डा ने बिहार चुनाव में उनका रोल तय किया है। मुमकिन है कि यह भी समझाया हो कि पिछली बार जैसा इस बार वो नहीं करे। ज्वाइन कर लिए हैं। अरे हम अलग हुए ही कहाँ थे, हम साथ हैं। विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब सब समय बताइए। एकदम ज्वाइन कर लिए हैं। अरे हम अलग हुए ही कहाँ थे, हम साथ हैं। विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब सब समय बताइए। एकदम चुनाव लड़ने या ना लड़ने पर पवन सिंह कुछ नहीं बोले, लेकिन थोड़ी देर में बीजेपी ने बता दिया कि पवन सिंह एक अच्छे बीजेपी कार्यकर्ता की तरह काम करेंगे और बिहार में फिर से एनडीए सरकार के लिए जी जान लगाएंगे। दरअसल पवन सिंह के कई कॉम्बिनेशन हैं, जिस वजह से बीजेपी को उन्हें रखना अपने साथ फायदे का सौदा नजर आता है। 18 से 35 साल के भोजपुरी युवाओं में पवन की अच्छी पकड़ मानी जाती है। ज्यादातर भोजपुरी फिल्में देखते हैं। बिहार के प्रवासियों में भी पवन सिंह को अपनेपन का चेहरा माना जाता है। भोजपुरी सुपरस्टार होने से उनकी रैलियों और रोड शो में भीड़ की गारंटी तो है ही। भोजपुरी बेल्ट में पॉपुलर होने के साथ पवन सिंह का राजपूत होना भी बीजेपी को फील गुड लगता है। भोजपुर, बक्सर, आरा, काराकाट, कैमूर, रोहतास और सिवान में अगड़े वोटों का ठीक ठाक असर है। बीजेपी को लगता है यहां कांग्रेस और आरजेडी पवन का वेग नहीं रोक पाएंगे। हालांकि आज पवन पर एक नए कमेंट नए नवेले जनशक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव की ओर से जरूर किया गया। सुनिए। कलाकार का और खासकर जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया पवन सिंह का, तो पवन सिंह जो है कभी लखनऊ में हमारे पैर पे गिरे हुए थे, वाले भैया थोड़ा सा नीचे लोग, हमारे पैर पे गिरे हुए थे पवन सिंह, और फिर दोबारा चले गए किसी और के पैर में गिर रहे हैं। तो लगातार किसी न किसी के पैर में गिरिए रहे हैं। इनको समझ में अभी नहीं आ रहा, इनकी बुद्धि और विवेक काम नहीं कर रहा है। तभी क्या करेंगे नहीं करेंगे वो जानेंगे। पवन सिंह जी क्या करेंगे नहीं करेंगे। वो कलाकार हैं, उनको कलाकारी करना चाहिए अपना। कहाँ वो चुनाव में पड़ रहे हैं। तेज प्रताप यादव का कहना है कलाकार हैं, कलाकारी करना चाहिए, वो कहाँ चुनाव में पड़े हुए हैं। यकीनन पवन सिंह की जो पॉपुलैरिटी है, खासतौर से भीड़ को इकट्ठा करने में, वो अब वोटों में बीजेपी क्या तब्दील करा पाएगी, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। बहरहाल बिहार के दूसरे सियासी खेमे में सुलह समझौते की गाड़ी कितनी आगे खिसकी, अब उसके बारे में भी दे देते हैं जानकारी। बिहार के सीमांचल में एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी 4 दिन घूमकर चले गए। आरजेडी से 6 सीटें मांगकर लौट ही गए, लेकिन ना तेजस्वी यादव ने भाव दिया और ना ही लालू प्रसाद यादव की ओर से कोई दखल अंदाजी हुई। ओवैसी धमकी भी देकर गए कि ऐसा ना हो चुनाव के बाद तेजस्वी को खुद उनके पास आना पड़ जाए। सुनिए। इनके ऊपर मुनस्सिर है। हम तो बोले कि हमको मंत्री भी नहीं चाहिए अगर आपका इख्तियार अल्लाह देता है तो। खैर कोई बार परवाह नहीं, हम अपना काम करेंगे। दुनिया सीमांचल और बिहार देख चुकी है कि कौन बीजेपी को नहीं रोकना चाहता है। वो नहीं चाहेंगे, हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे, मगर इतना याद रखो कि इलेक्शन जो हम लड़ेंगे, नतीजा आने के बाद रोना नहीं। जो कोई भी हमारे मध्य मुकाबिल आएगा, ये लोग अलायंस नहीं करेंगे तो इनसे भी राजद से भी होगी। लेकिन आज समाजवादी पार्टी ने ओवैसी और तेजस्वी दोनों को नसीहत दी कि हाथ मिला लेने में ही समझदारी है, ऐसा ना हो बाद में दोनों ही पछताएं। लेकिन अखिलेश की पार्टी ने यह मैसेज लखनऊ से नहीं बल्कि मुंबई से भिजवाया है। माशाल्लाह जरूर है, इंशाल्लाह वो तेजस्वी यादव के
10 किलो दूध में 1 कतरा नींबू की ताकत तो रखते हैं वो। और तेजस्वी यादव को अगर धूल चटा देंगे तो किसको फूलों का हार पहनाएंगे वो भी सोच ले। वो अगर यही है उनका मकसद कि तेजस्वी यादव को धूल चटाना है तो सेकुलर सरकारों को आप हराइए, सेकुलर पार्टियों को हराइए, और इसके पीछे जो जीत कराएंगे उससे दुनिया देख रही है क्या होगा। दरअसल 2020 के चुनाव में एआईएमआईएम ने सीमांचल में 5 सीटें जीती थीं, लेकिन बाद में 4 विधायक आरजेडी ने तोड़ लिए थे। हालांकि तेजस्वी से दुखी लोगों के लिए उनके भाई तेज प्रताप यादव ने भी गठबंधन के दरवाजे खोल रखे हैं, लेकिन वैसे ही तेज प्रताप को भी इग्नोर कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे खुद तेजस्वी यादव उन्हें कमतर आंक रहे हैं। जनहित में आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख करेंगे। क्या कांग्रेस ने मान लिया है कि 26/11 के बाद वो अमेरिका के दबाव में आ गई और इसीलिए पाकिस्तान पर पलटकर हमला करने की हिम्मत वो नहीं जुटा पाई थी? एबीपी न्यूज पर पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम के इस खुलासे के बाद आज कांग्रेस पार्टी जबरदस्त तरीके से घिर गई। चिदम्बरम के अमेरिकी दबाव वाले इस खुलासे के बाद से कांग्रेस पर हमलों की झड़ी लगी हुई है। अरे मैडम, ये प्रेसिडेंट साथ आए हैं, आपको किसी चीज का डर नहीं करना, हम साथ में। पाकिस्तानी आतंकियों ने 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 हिंदुओं की हत्या की। देश ने इसका जवाब 7 मई से 10 मई तक ऑपरेशन सिंदूर के तौर पर देखा। लेकिन 2008 में जब मुंबई में 26/11 हुआ तो मनमोहन सरकार क्यों चुप रही? क्या यूपीए सरकार ने अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान को बख्श दिया? तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम की माने तो सच कुछ ऐसा ही था। Without disclosing any official secret, yes sir, it did cross my mind that we should do some act of retribution, and the conclusion was largely influenced by the MEA and the IFS. We should not physically react to the situation, but we should employ diplomatic means. ये चिदम्बरम का बड़ा बयान है, क्योंकि कांग्रेस ने 17 साल बाद कबूला है कि पाकिस्तान पर जैसा सख्त कदम पहलगाम के बाद मोदी ने उठाया 2008 में, वैसा ही मन उसका भी था, लेकिन दुनिया ने दबाव डाल दिया, खासकर अमेरिका ने। For example, Condoleezza Rice, who was the then Secretary of State, flew in 3 days after I took over to meet me and the Prime Minister and to say, please don't react. चिदम्बरम के खुलासे ने कांग्रेस को फंसा दिया है। बीजेपी बोली कि अब और क्या सबूत चाहिए कि कौन निडर है और कौन अमेरिका के आगे दबता है। इससे बहुत साफ हो जाता है कि पाकिस्तान के साथ डील करने के लिए उनके मन का भाव क्या था। पाकिस्तान का मार्ग प्रशस्त करने के लिए कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग तैयार रहते हैं। चिदम्बरम के खुलासे की टाइमिंग इसलिए भी अहम है क्योंकि कांग्रेस लगातार हमले कर रही है कि ऑपरेशन सिंदूर डोनाल्ड ट्रंप ने रुकवाया था और एनडीए सरकार के फैसले अमेरिकी दबाव में होते हैं। खबरों में बढ़ेंगे आगे और अब बात जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला की कर लेते हैं। उमर अब्दुल्ला 24 सितंबर को लेह में हुई हिंसा के बाद बहुत बेचैन नजर आने लगे हैं, लेकिन उनकी इस बेचैनी की वजह लद्दाख नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर है, जिसे उमर अब्दुल्ला दोबारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाना चाहते हैं। अपनी मांग मनवाने के लिए वो मोदी सरकार से गुहार भी लगाते हैं, लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा ना देने पर वो लेह लद्दाख जैसी धमकी तो नहीं दे रहे। 6 साल पहले जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया था, तब राज्य से पूर्ण राज्य का दर्जा भी वापस ले लिया गया था। तभी से जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल लगातार ये मांग कर रहे हैं कि उनके राज्य को फिर से स्टेटहुड दे दिया जाए, लेकिन पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर उमर ने आज जो बयान दिया है उससे ये लगने लगा है कि अब पूर्ण राज्य के मुद्दे पर उमर अब्दुल्ला का सब्र अब बेसब्री में बदल चुका है। हालात बिगड़ने में टाइम नहीं लगता,
और हम नहीं चाहेंगे कि यहाँ दोबारा बेगुनाह लोगों की खून जो है वो बहाई जाए। हम पुरअमन तरीके से अपनी बात जो है वो करते रहेंगे। स्टेटहुड हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं है। स्टेटहुड मरकजी हुकूमत के तरफ से जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ क्या हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट के साथ वादा है। लोग फिलहाल सब्र से काम ले रहे हैं, लेकिन इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाना नहीं चाहिए। पूर्ण राज्य के दर्जे को ही मुद्दा बनाकर उमर की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पिछले साल विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की, लेकिन सीएम बनने के बावजूद उमर अब्दुल्ला को ये बात खाई जा रही है कि वो पहले की तरह पूर्ण राज्य जम्मू कश्मीर के पावरफुल सीएम नहीं हैं, बल्कि एक केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। दरअसल 5 अगस्त 2019 को 370 हटने के बाद मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटकर लद्दाख और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, जिसके बाद मोदी सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई, लेकिन कोर्ट ने मोदी सरकार पर पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए कोई डेडलाइन नहीं दी। हालांकि सरकार ने पहले ये साफ कर दिया था कि समय आने पर जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। वो दिन भी जल्द आएगा जब जम्मू और कश्मीर फिर से राज्य के रूप में अपना फ्यूचर और बेहतर बनाएगा। केंद्र सरकार कई बार साफ कर चुकी है कि वक्त आने पर जम्मू कश्मीर को उसका वाजिब हक वापस सौंप दिया जाएगा, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा बहाली की मांग को लेकर ऐसा लगता है कि अब उमर अब्दुल्ला और ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहते। आज उमर अब्दुल्ला खेल परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए कश्मीर के गांदरबल जिले में थे। वहां पर जम्मू कश्मीर के सीएम ने लोगों से गर्मजोशी से मुलाकात की, कश्मीरी नौजवानों के लिए नए नवेले स्पोर्ट्स ग्राउंड का फीता काटा, लेकिन लोगों को संबोधित करने के लिए उमर अब्दुल्ला ने जब माइक संभाला तो एक बार फिर उनकी छटपटाहट सामने आ गई। उन्होंने लेह में हुए बवाल का हवाला देते हुए कहा, मानो ये इशारा कर दिया कि पूर्ण राज्य का दर्जा वापस देने में और देरी हुई तो जम्मू कश्मीर में भी वही हो सकता है जो लद्दाख में हुआ। ये हमने किया है इस बात के बावजूद कि हम रियासत नहीं है। ये हमने किया इस बात के बावजूद कि हमारे साथ जो वादे किए गए हैं उन वादों पे अभी तक अमल नहीं हुआ। लेकिन हम वो लोग भी नहीं हैं जो कानून को अपने हाथ में लें, जो माहौल को बिगाड़ें। माहौल को बिगाड़ने में टाइम नहीं लगता। लद्दाख देखिए, वहां चंद घंटों के अंदर अंदर माहौल बदल गया, चंद घंटों के अंदर अंदर एहतजाज पैदा हुआ, चंद घंटों के अंदर फायरिंग शुरू हुई और चंद घंटों के अंदर बेगुनाह लोग जो हैं अपनी कीमती जानें गंवा गए। भारत में हिंसा करने वालों की कोई जगह नहीं है। हम शांति की राह पर चलने वाले देश हैं, लेकिन पाकिस्तान को उसकी आतंक पर प्रेम भारी पड़ रहा है। अगली बड़ी खबर आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। बलूचिस्तान में फिदायीन हमले में मौके पर ही 3 पाकिस्तानी सिपाहियों समेत 10 लोग मारे गए हैं। क्वेटा की तस्वीरें साफ बता रही हैं कि शहबाज शरीफ के देश में आतंक कितने भीतर तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान के खिलाफ पीओके की जनता ने भी हल्ला बोल दिया है। यहां की जनता पाकिस्तान सरकार और आर्मी के खिलाफ इतनी तंग आ चुकी है कि बीते 2 दिनों से आर पार की लड़ाई छिड़ी हुई है। पूरी दुनिया पाकिस्तान का अमानवीय चेहरा भी साफ साफ देख रही है। ये आतंकिस्तान में हुए बम धमाके की सबसे नई तस्वीर है। आतंक के सबसे बड़े पनाहगार पाकिस्तान पर अब खुद ही आतंक को बढ़ावा देना भारी पड़ रहा है। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि फिदायीन हमलावर के दूसरे साथी फ्रंटियर कॉर्प्स के हेडक्वार्टर में घुसने की कोशिश करते हैं। दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो जाती है। मौके पर ही 4 हमलावर मारे जाते हैं, लेकिन जोरदार बम धमाके के बाद बस बर्बादी ही आखिरी निशान के तौर पर दिख रही है। बम धमाके के बाद का मंजर भयानक है। सड़क पर आम लोगों के शवों के अलावा आतंकियों के शव भी छत विछत पड़े हुए हैं। ऐसा खौफ था, बस दिमाग काम नहीं कर रहा था। तब था हाथ मेरा बिल्कुल बंद हो गया, काम नहीं कर रहा मेरा हाथ। पाँव में मुझे लगी, मेरे सर में शीशे हैं सारे। तो अल्लाह ने जो बताया, हमारा दिमाग बहुत बड़ा था।
पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में पाकिस्तानी पैरामिलिट्री फोर्स फ्रंटियर कॉर्प्स के हेडक्वार्टर के पास बड़ा फिदाइन धमाका हुआ, जिसमें करीब 10 लोगों की मौके पर मौत हो गई। पाकिस्तान की सरकार फिदाइन हमले के बाद टीटीपी पर भी आरोप लगा रही है, जबकि अब तक इस हमले में किसी भी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। 2 सितंबर 2025, 30 सितंबर 2025, 28 दिन पहले 2 सितंबर को भी खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू में फ्रंटियर कॉर्प्स के हेडक्वार्टर पर ऐसा ही हमला हुआ था, जहां हमलावर ने खुद को उड़ा लिया था। हमलावरों ने 29 सितंबर को क्वेटा में हुए हमले में ठीक यही तरीका अपनाया। बलूचिस्तान में हुआ धमाका पाकिस्तान की सुरक्षा की कलई खोल रहा है, जिस पर अमेरिका की भी नजर बनी हुई है, क्योंकि हाल ही में अमेरिकी यात्रा पर ट्रंप को खुश करने गए कटोरेबाज शहबाज और उनके जिहादी जनरल आसिम मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति को बलूचिस्तान में मौजूद खनिज के सैंपल दिखाए थे और माना जा रहा था कि बलूचिस्तान में अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर खनिज निकालेगा। पाकिस्तान में आतंकवाद की जड़ें कितनी मजबूत हैं, यह शहबाज शरीफ के यूएन में दिए गए भाषण से भी समझ आता है, जिसमें उन्होंने हाल ही में कहा था कि उन्होंने अपने देश में आतंकियों को रोका हुआ है, वरना आतंकवादी लंदन अमेरिका तक हमले करते। Had these terrorists not been encountered by us, they would have been roaming on the streets of New York and London and God knows far east. एक तरफ पाकिस्तान में बम धमाके हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ पीओके की जनता ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बगावत का नया बिगुल फूंक दिया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी बीते 2 दिनों से पाकिस्तान की सरकार से परेशान पीओके की जनता ने हल्ला बोल दिया। मीरपुर हो या पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद या फिर पुंछ रावलकोट, हर तरफ बीते 48 घंटों से प्रदर्शन जारी है। पाकिस्तान का जुल्म इतना बढ़ गया है कि आम लोगों को ही गोलियों का निशाना बनाया जा रहा है। एबीपी न्यूज के पास मौजूद पीओके से आई तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि कश्मीरियों ने कोहला एंट्री पॉइंट, जो पाकिस्तानी पंजाब के मुरी शहर और खैबर पख्तूनख्वा को अबोटाबाद और मुजफ्फराबाद से जोड़ता है, उसे बड़े बड़े पत्थरों और कंटेनर की मदद से पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया है, जिससे पाकिस्तान के अन्य हिस्से का कोई भी बाहरी व्यक्ति पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में ना प्रवेश कर पाए। दरअसल यहाँ की आवाम अपने हक की लड़ाई के लिए जान की बाजी लगाने को भी तैयार है। यहाँ के लोग सालों से चल रहे भेदभाव को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। यहाँ की जनता बिजली, आटा, चावल, दाल पर सुविधा की मांग कर रही है। पाकिस्तान किस तरह नरकिस्तान बन चुका है, ये तो बस उसकी छोटी सी झलक है। पूरे विश्व में आतंकवाद का पर्याय बन चुका पाकिस्तान इस वक्त अपने देश में गृह युद्ध जैसे हालातों को झेल रहा है। जहां पीओके में पिछले 48 घंटे से पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे, तो आज बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में फ्रंटियर कॉर्प्स के हेडक्वार्टर पर एक फिदाइन हमलावर ने अपने आप को उड़ा लिया, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई और 33 लोग घायल हैं। और अब बात उस ट्रॉफी चोर पाकिस्तान की जो भारत की एशिया कप ट्रॉफी लेकर भाग गया। आज दुबई में एशियन क्रिकेट काउंसिल की बैठक हुई, जिसमें बीसीसीआई ने पाकिस्तान को साफ कर दिया है कि क्रिकेट में ये चोरी चकारी नहीं चलेगी। पाकिस्तान जितनी जल्दी हो भारत को उसकी ट्रॉफी लौटा दे, उतना ही अच्छा रहेगा उसके लिए। जेंटलमैन गेम क्रिकेट में भी बेशर्मी के कई वाकये हुए हैं, लेकिन ऐसा तो दुनिया ने भी नहीं देखा जब कोई आदमी किसी टीम की जीती हुई ट्रॉफी ही ले भागा हो। क्रिकेट वर्ल्ड ये भी नहीं समझ पा रहा कि मोहसिन नकवी को अगर भड़ास निकालनी ही थी तो ट्रॉफी को एसीसी दफ्तर में रखा जाता, उसे घर क्यों ले गया। आज जब एसीसी की वर्चुअल बैठक हुई तो बीसीसीआई ने पाकिस्तान की जमकर क्लास लगाई। बैठक में बीसीसीआई की ओर से राजीव शुक्ला और आशीष सेलार जुड़े थे। पाकिस्तान के गृह मंत्री और एसीसी चीफ मोहसिन नकवी की ट्रॉफी हड़पने की हरकत पर भारत ने कहा, मोहसिन नकवी ट्रॉफी साथ कैसे ले जा सकते हैं? एशिया कप ट्रॉफी एसीसी दफ्तर में क्यों नहीं रखी? एशिया कप ट्रॉफी टीम इंडिया की है, उसने जीती है। बैठक में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नुमाइंदों ने भी भारतीय टीम के व्यवहार पर आपत्ति जताई। उनका कहना था कि टीम इंडिया ने एसीसी चीफ का ही जिस तरह से बहिष्कार किया, क्या उसका आचरण सही था? एसीसी की एजीएम में खुद मोहसिन नकवी भी था, उसने राजीव शुक्ला से कुतर्क करने शुरू कर दिए। नकवी ने कहा, मुझे अपुष्ट सूत्रों ने बताया था कि टीम इंडिया मुझसे ट्रॉफी नहीं लेगी। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं खुद ही मैदान में नहीं आता। इस पर राजीव शुक्ला ने कहा,
ये कौन से अपुष्ट सूत्र थे? आपको बीसीसीआई से नहीं पूछ लेना था? बीसीसीआई ने पहले ही बताया था कि टीम आपसे ट्रॉफी नहीं लेगी। इसके बाद एसीसी के दूसरे सदस्य देशों ने भी भारत का समर्थन किया और मोहसिन नकवी को कहा कि ट्रॉफी को तुरंत भारत के हवाले कर देना चाहिए। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस पर कल ही जवाब दे दिया था कि टीम ने जो किया वो सही था। कि अभी आपको बोला कि हम तो क्रिकेट खेलने आए थे और हमने जो चीज़ हुई थी उस चीज़ के लिए हमने स्टैंड लिया और अपने कंट्री के लिए स्टैंड लिया, और अपने कंट्री के लिए स्टैंड लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से, वो तो अच्छी बात है, हर नागरिक को लेना चाहिए। और हम उसी चीज़ को पकड़ के हम पूरा टूर्नामेंट खेले, उसके बाद हमने सिर्फ क्रिकेट पे ही ध्यान दिया। हालांकि एसीसी में आज पाकिस्तान की क्लास लगाने के बाद भी अभी कोई संकेत नहीं मिले हैं कि मोहसिन नकवी आखिर कब तक ट्रॉफी को एसीसी दफ्तर में लाकर रख देगा और टीम इंडिया कब ट्रॉफी को छूकर जीत का वो रियल जोश दिखाएगी जो उसे दुबई में काल्पनिक ट्रॉफी के जरिए दिखाना पड़ा था। बीसीसीआई ने पीसीबी को यह भी साफ कर दिया है कि अगर मोहसिन नकवी ने शराफत से ट्रॉफी भारत के हवाले नहीं की तो फिर ये मामला आईसीसी में जाएगा, तब पाकिस्तान को और भी लेने के देने न पड़ जाएं। और अब आप सभी के लिए एक बेहद जरूरी खबर जो आपको परेशान भी कर सकती है और डरा भी सकती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में खांसी के सिरप के जानलेवा होने के 3 मामले सामने आए हैं। चिंता की बात यह है कि ये सिरप सरकारी अस्पतालों के हैं। राजस्थान के भरतपुर में खांसी का सिरप लेने के बाद भरतपुर में एक बच्चे की हालत बिगड़ गई, तो वहीं सीकर में एक बच्चे की मौत हो गई। ये सिरप राजस्थान सरकार की मुफ्त दवा योजना के तहत दिए गए थे। बच्चों की ही नहीं, डॉक्टरों की भी तबीयत इसके कारण बिगड़ी है। भरतपुर के कलसाड़ा गांव के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर एक बच्चे को लेकर आया गया था। डॉक्टर ने उसे दवाई के साथ खांसी का सिरप भी दे दिया, लेकिन इसके बाद बच्चे की हालत बिगड़ गई। हालत यह हो गई कि उसे वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। बाद में इलाज के लिए जयपुर लेकर जाया गया। बच्चे की हालत खराब होने की शिकायत जब डॉक्टर से की गई तो उन्होंने भी खुद इसका उपयोग करके दिखाया। अपने 2 कर्मचारियों को भी सिरप पीने को दिए, लेकिन इन सभी लोगों की हालत भी बिगड़ती चली गई। ऐसी ही दूसरी घटना राजस्थान के सीकर में हुई, जहां खांसी के सिरप पीने से 5 साल के बच्चे की जान चली गई। इसी तरह मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 23 दिनों में हुई 6 बच्चों की मौत के बाद जिला प्रशासन ने एहतियातन 2 सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया है। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि सरकारी सिरप ने बच्चों की जान ली है। फीवर में तो आराम लग गया था, लेकिन बाथरूम 2 दिन से बंद हो गई थी उसकी। उसके बाद ब्रेन में सूजन आई, डेथ हो गई बच्चे की। डॉक्टर को कारण पता नहीं है किस कारण हो रहा है। कारण क्या है किडनी का, ये हमको कोई डॉक्टर ने हमको नहीं बताया। बच्चे को क्या लक्षण देखे थे आपने शुरुआत में? शुरुआत में तो कोई लक्षण नहीं था। इसके लक्षण बताया था, कहे थे टाइफाइड के, पेशाब रुक गए थे उसके वास्ते, फिर उसके रात। आपको बता दें कि एमपी के छिंदवाड़ा में अब तक कॉलड्रिप और नेक्स्ट्रो डीएस की सिरप पर रोक लगाई गई है। हालांकि इसके बाद भी प्रशासन पुष्टि नहीं कर रहा कि मौत की असल वजह ये सिरप ही है। इसमें जो रिस्पॉन्सिबल होंगे, अगर इवन मेडिसिन भी रिस्पॉन्सिबल है तो जो मेडिकल के बनाने वाले हैं, मेडिसिन के बनाने वाले, उन पर भी ड्रग इंस्पेक्टर उन्होंने सैंपल्स लिए हैं। उनके प्रोटोकॉल के तहत जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अगर किसी डॉक्टर्स या किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइंडिंग में आएगी तो वो भी देखा जाएगा कि उस पर क्या कार्रवाई करनी है। प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें कहा गया है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी दवा ना तो बच्चों को दें और ना ही बड़े उसे इस्तेमाल करें। और अब आज का जनहित मंत्र। वर्षों तक बातचीत चली, पांडव आधा जीवन वन में रहे, किंतु मुद्दे हल नहीं हुए। जिस दिन वो कुरुक्षेत्र में आ गए, 18 दिन में समस्या समाप्त। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।